हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का करेंगे, है ना। तो बेटा लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होगा वो हमारे पास दो तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई। एक जो कॉम्बिनेशन है उसको तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में हो, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान ये है, द रेजिस्टेंसेस, सिर्फ बेटा एक्चुअल में तो यही पहचान है, द रेजिस्टेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड। यही पहचान है भाई। एंड टू एंड जो कनेक्टेड होंगे वो जो रेजिस्टेंसेस होंगे बेटा, वो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कहलाएंगे। एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ कि भाई एक का एंड जहां खत्म, दूसरे का एंड वहां शुरू। जैसे कि R1 R2 है, ये दोनों कैसे हो गए बेटा कि इसका एंड खत्म हुआ, दूसरे का शुरू हो गया, दूसरे का खत्म हुआ, तीसरे का शुरू हो गया। इस तरीके से मान लो, अब आगे ऐसे भी जा सकता है, ये लो R4, ये इस तरफ भी आ सकता है R5 एंड सो ऑन। यानी कि जब तक ये इसकी पूरी सीरीज चलती रहेगी, एक के बाद एंड टू एंड अगर कनेक्शन होगा तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक बात तो ये हो गई भाई। अब देखो क्या क्या बातें मैं बताता हूँ आपको कि अब जरा करंट के बारे में सोचो कि अगर करंट यहाँ से चला बेटा तो सब में से देखो कहीं पे करंट, यही करंट जा रहा है, ऐसे एज्यूम करो इसको कि करंट का जो फ्लो है ना वो बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह है। तो यहाँ से अगर ये पानी चल रहा है, सेम अमाउंट चल रहा है, कहीं पे कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, कहीं पे ये क्या नहीं हुआ बेटा, स्प्लिट नहीं हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट की अमाउंट रहेगी बेटा, वह करंट की अमाउंट क्या रहेगी, वह सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात क्या लिखेंगे, इफ बेटा, ये तभी बात सही होगी इफ टू और वी कैन से इफ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो ये बात सही है, इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता बेटा कभी भी, है ना। अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं देन क्या बात होगी बेटा, पहली बात तो यही होगी, करंट थ्रू all the resistances is same। ये बात बच्चों, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर कोई कहते कि यार ऐसा है कि सभी रेजिस्टेंसेस में से करंट सेम है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये जरूरी नहीं है ना। ये बताएंगे अभी कैसे जरूरी नहीं, धीरे धीरे बाय द टाइम आप रियलाइज भी करेंगे कि वो बात गलत है। तो बेटा अगर सीरीज में है तो ही ये बात बोल सकते हैं कि सभी के थ्रू करंट क्या रहेगा, सभी के थ्रू करंट सेम रहेगा। एक बात।
दूसरी बात, अगर सीरीज में है तो बेटा देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर आपको पूछे आपसे कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप IR1 हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप IR2 हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप IR3 हुआ। करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंसेस अलग अलग होने के कारण से सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, वह अलग अलग रहेगा। तो द सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बेटा। वो केस मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि अगर सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हो गया तो सबके अक्रॉस बराबर आ जाएगा ड्रॉप, बट वैसे ड्रॉप नहीं बराबर आने वाला है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। नोट करो बेटा जल्दी से ये। ठीक है भाई, देखो भी चलो आगे। तो एक बात तो ये समझ में आ गई है हमें कि अगर सीरीज में होगा तो ही बेटा करंट सेम आएगा, है ना। इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता कभी भी। समझ में आ रही बात। अब हम यहाँ पे एक बात एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पहली बात तो ये समझो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आप लगा रहे हो, 2, 3, 4 जितने भी, उन सबको हटा करके उसकी जगह क्या कर दिया जाए, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। तो वो रेजिस्टेंस अकेला जो काम करेगा, जो बाकी सब 5-6 रेजिस्टेंस मिलके करते, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। क्या मतलब जरा समझो। दिस इज समथिंग लाइक दिस, है ना। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखो ऐसे मान लो बेटा कि ये कोई कॉम्बिनेशन है, ये बेटा R1, ये बेटा R2, ये है R3 और करंट ये I। मान लो कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बेटा इसके अक्रॉस कितना हो रहा है, वह टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V हो रहा है। अच्छा, इसके अक्रॉस ड्रॉप जो है, इसके अक्रॉस ड्रॉप में लिख देता हूँ कि भाई वो पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। ओम्स लॉ से आप जानते हो पोटेंशियल ड्रॉप V किसके बराबर होगा, वो I इंटू R के बराबर होगा। तो देखो भाई यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से कि सर जो इन तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उन तीनों का अगर मैं जोड़ कर दूं तो वो V के बराबर आएगा। मतलब बेटा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बात बोली जा सकती है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का जो पूरा कॉम्बिनेशन है भाई, वह पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक RS लिख देता हूँ बेटा मैं इसको, ये, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी V होना चाहिए। मैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को इस एक अकेले रेजिस्टेंस में बदलना चाहता हूँ। ये जो अकेला जो रेजिस्टेंस होगा वो वही काम कर रहा होगा जो ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके करते, और इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दिया जाएगा। देखो भैया, तो भाई V इज इक्वल टू, मैं यहाँ से देखो बेटा इस V को क्या लिख सकता हूँ, I इंटू RS। V1 बेटा क्या लिखूँ, I इंटू R1। R2 को इसको क्या लिखूँ बेटा, V2 को I इंटू R2, और इसको बेटा I इंटू R3। सो IRS इज इक्वल टू बेटा, यहाँ से I मैंने कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। इधर से ये I और ये I कैंसिल आउट हो गई, तो RS इज इक्वल टू बेटा क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। ये बेटा मैंने 3 रेजिस्टेंसेस के लिए कैलकुलेट किया। हम एक जनरलाइज रिजल्ट भी अब लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं कि इन जनरल जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कैसे लिखूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू Rn।
ये जो है वो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, माने कि जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे उन सबको आप सिंपली क्या कर दो, उन सबको आप सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, ये बात एक तो बेटा। एक बात ये कि इफ n identical resistances, if n identical resistances are connected in series, तो बेटा उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R प्लस R प्लस R अप टू n टाइम्स। और अगर आप n टाइम्स किसी चीज को जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम्स NR। एक तो ये आ गया, नोट करो बेटा जल्दी से, और इस पे बातें करते हैं। ठीक है भाई, चलो और रिजल्ट देख लेते हैं इस पे। देखो बेटा और बातें, देखो अगर मैं सीरीज में बेटा जो रेजिस्टेंस है वो सब क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always greater than any individual resistance, आप किसी भी, आप जरा सोचिए कि इसी कॉम्बिनेशन में देख लीजिएगा बेटा कि मान लो कि मैं इस R2 से कंपेयर करता हूं तो R2 में तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज के केस में क्या आएगा, किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा होगा उसमें, है ना, किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू से। ठीक है बेटा, तो एक तो सीरीज के केस में ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अब इसमें अभी हमने एक बात लिखी थी क्या, कि सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो तो अलग अलग है, तो एक हमारे पास रूल है बेटा, दैट इज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। कर लेते हैं उसको भी, वोल्टेज, हेडिंग लिख लो, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। तो भैया वोल्टेज तो सिर्फ कहाँ पे डिवाइड हो रही है, सीरीज में डिवाइड हो रही है, तो सीरीज के लिए ही वैलिड होगा ये वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। वोल्टेज डिवाइडिंग, देखो भाई दो के लिए ही देखते हैं। ये R1 रेजिस्टेंस बेटा, ये R2 रेजिस्टेंस, करंट I आया है और टोटल वोल्टेज V है। इसके अक्रॉस ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस ड्रॉप V2। अब हम चाहते क्या है, हमें, आपको पता क्या होगा क्वेश्चन में, आपको टोटल ड्रॉप पता होगा कि भाई टोटल वोल्टेज V है, और आपको एक चीज़ और क्या पता, और आपको रेजिस्टेंसेस पता होंगे, आपको V1 और V2 बताने होंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ V, R1 और R2। चलो तो एक बात देखो भाई, एक बात तो ये लिखना बिल्कुल सही है कि सर V इज इक्वल टू जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा, एक बात तो ये सही है। और दोनों के अक्रॉस करंट सेम है, दोनों के अक्रॉस करंट क्या है, सेम है। तो बेटा V इक्वल टू IR वाला जो फॉर्मूला, उससे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V1 बाई R1। और बेटा सिमिलरली एक और रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज V2 बाई R2। तो भाई यहाँ से एक बात मैं लिख दूँ कि यहाँ से सर V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 बाई R1 इंटू V1। तो यहाँ से जो V2 का जो वैल्यू आया है आपका, इस V2 के वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 R2 बाई R1 इंटू V1। तो बेटा यहाँ से देखो आपके पास V1 की वैल्यू आ गई है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे
तो R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V, ये आ गया। और सिमिलरली बेटा V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V2, या इधर ही लिख देता हूँ चलो, V2 विल बी इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ये एक रिजल्ट और आ गया। तो V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V। तो देखो दोनों के ही डिनोमिनेटर में तो R1 प्लस R2 ही आएगा, और अगर आपको 1 के अक्रॉस अगर आपको ड्रॉप चाहिए तो ऊपर R1 ही आएगा, 2 के अक्रॉस चाहिए तो R2 ही आएगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है बेटा कि V इज इक्वल टू आप IR लिखते हो तो सीरीज के लिए बेटा ये करंट की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि सीरीज में बेटा जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा होने वाला है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 आएगा। आप ये देखिएगा, ये नोट करो बेटा, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये काम आएगा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। नाउ द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या पता लगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है कि एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, और अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं या फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में करंट सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहेगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उन सब का क्या होगा बेटा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दिस। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी, ये जरा देखो, ठीक है, ये देखते हैं जरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है बेटा, द रेजिस्टेंसेस विच आर connected between any two common points, are in parallel। ये बात है बेटा, क्या बात समझ में आई बेटा, कि कोई भी दो से ज़्यादा है ना, जितने मर्जी रेजिस्टेंसेज हों, जो दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में, यानी कि आप किसी भी रेजिस्टेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका, उसमें आप दो एंड्स देख लीजिए, उन दो एंड्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं वो सब पैरेलल में कहलाएंगे। कैसे, एक एग्जांपल देखो भाई, मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट आप A फिक्स कर लो और एक पॉइंट आप B फिक्स कर लो। तो अगर किसी ने ऐसा फिगर बना दिया, ये R1, ये R2, ये R3, तो आप देखो कि रेजिस्टेंस R1 के दो एंड्स कौन कौन से हैं, A और B। R2 के दो एंड्स कौन कौन से हैं, A और B। R3 के दो एंड्स कौन कौन से हैं, A और B। A और B के बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस लगे होंगे वो सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन होगा, वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन बेटा क्या कहलाएगा, वह पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब जरा बात और समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कोई आदमी इस रास्ते से गया, रास्ता नंबर 1 से, एक पाथ नंबर 2 से गया और एक पाथ नंबर 3 से गया, वो A से B पर पहुंच रहे हैं तीनों। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पाथ नंबर 1 वाले का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया, पाथ नंबर 2 का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया और पाथ नंबर 3 का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आया, तो क्या तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो अलग अलग आएगा क्या? नहीं, तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि सर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और उसको दूसरा ऐसे भी समझ लो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा ना, पोटेंशियल को आपने ऐसे तो रिलेट किया था ना, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr वाले फॉर्म से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बात कर रहे हो है ना, तो उस केस में क्या होगा भाई, वो जो वर्क डन है या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पाथ के क्या रहता है, वह इंडिपेंडेंट रहता है। तो चाहिए आप पाथ नंबर 1 से जाओ, पाथ नंबर 2 से, पाथ नंबर 3 से, सबसे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वह पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही रहेगा। एक बात तो यह हो गई। चलो, और एक बात और समझो कि भाई जब करंट यहाँ से मान लो कुछ आई आया, तो ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि सर तीनों पाथ में जो करंट है वो अब क्या हो जाएगा, वह स्प्लिट हो जाएगा, है ना, टूट गया है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, वो भी आने वाली क्लास में बताएंगे, भी रूल भी है वो KCL रूल, कि इन तीनों करंट का जो जोड़ है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जंक्शन, कोई नोड या कोई लूप किसी करंट को खा जाएगी, चार्ज को खा जाएगी, दैट इज अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक बात तो ये समझ आ गया, करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ तीनों जगह, लेकिन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वह सेम रहेगा। तो बेटा क्या लिखें जरा इस बात को, इसको ऐसे लिखेंगे, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, if resistances are in parallel, then उस केस में क्या होगा, potential drop across all the resistances is same। पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा वे बेटा सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप में कोई चेंज नहीं आएगा। अगली बात जो है वो क्या, कि करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। सभी जो रेजिस्टेंसेज हैं सब में से बेटा जो करंट की जो वैल्यू रहेगी वह करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, सब में से अलग अलग रहेगी। नोट कर लो बच्चों। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बेटा, है ना, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो उसको। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये लो, ये A और यह B, ये R1, ये R2 और ये R3, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वह तो V है, वो सेम रहेगा। ये करंट I, इधर करंट बेटा I1, इधर करंट I2 और इधर करंट I3, ये करंट रहेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बात बोली जा सकती है, अच्छा मैं चाहता क्या हूँ, मैं इस कॉम्बिनेशन को एक अकेले रेजिस्टेंस में बदलना चाहता हूँ, लेट इट बी RP, जिसमें से करंट तो वही आए जो पहले आ रहा था और ड्रॉप भी वही रहे जो पहले हो रहा था। अब यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं ना कि भाई जो करंट I आया बेटा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों करंट का सम रहने वाला है। अब आप I को तो यहाँ से लिखिए बेटा, I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V डिवाइडेड बाई R, तो यहाँ क्या लिख दो बेटा, V डिवाइडेड बाई RP। I1 को कैसे लिखोगे भाई, इसके अक्रॉस ड्रॉप तो V है, V, और रेजिस्टेंस उसका R1 है। I2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो V है, रेजिस्टेंस R2 है, और ये V अपॉन R3 हो जाएगा। तो V यहाँ से थ्रू आउट बेटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई
R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेटा जनरल रिजल्ट हम लिख सकते हैं क्या कि इन जनरल रेसिप्रोकल का सम आ रहा है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। रेसिप्रोकल का सम आ रहा है। ये एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो ही रेजिस्टेंसेज हों, ये बहुत बार यूज होगा, अगर आपके पास बेटा दो ही रेजिस्टेंसेज हैं, टू रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, मान लो R1 और R2 पैरेलल में बेटा, तो उस केस में देखो आप कैसे लिखोगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको बेटा आप ऐसे लिख पाओगे R1 R2 और R1 प्लस R2, ऐसे लिख पाओगे। तो यहाँ से Rp का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेज। दो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। एक बात तो ये हो गया। और भाई अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज पैरेलल में अगर हो जाएं तो बेटा देखो उस केस में क्या होगा, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो देखो बेटा क्या होगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n टर्म्स। तो क्या होगा वो n/R और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा वो आ जाएगा R डिवाइडेड बाई n, R डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। और देखो बेटा और छोटी छोटी बातें देखो, तो यहाँ पे बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू से क्या आने वाला है, वह छोटा आने वाला है ना। तो क्या लिखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा द वैल्यू ऑफ the value of effective resistance, the value of effective resistance in parallel is always less than individual resistance, is always less than the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ये समझो बेटा कि मान लो कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं ऐसे, ये एक ओम और ये एक ओम। तो भाई इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, 1/2 विच इज़ लेस देन एनी इंडिविजुअल वैल्यू, है ना। जो 1/2 आया वो 1 से भी कम है, इस वाले 1 से भी कम है। तो यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या रहने वाला है, वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बेटा करंट डिवाइड हो रहा है ना, करंट डिवाइड होगा, और जब करंट डिवाइड होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव करंट डिवाइडिंग रूल, इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जो भी सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रहेंगी उनमें ये काम आएगा। दो रेजिस्टेंसेस के लिए ही देखते हैं भाई। मान लो कि I करंट आ रहा है, इधर रेजिस्टेंस R1 है और इधर रेजिस्टेंस R2 है। ये करंट I1 और यह करंट I2। हमें I1 और I2 की वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड I। देखो भाई एक बात तो ये है कि दोनों के अक्रॉस सर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो कैसे लिखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो कितना है अभी, पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 R1, ये बराबर होना चाहिए किसके, जो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है और उसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है I2 R2। एक इक्वेशन तो ये आ गई।
और भाई एक इक्वेशन ये है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1, I2 की वैल्यू बेटा यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसमें I1 R1 ओवर R2, ये आ गया। अब इसको बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लेता हूँ तो हमारे पास I1 की वैल्यू आती है बेटा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I, और आगे सॉल्व करता हूँ तो I2 आता है बेटा R1 ओवर R1 प्लस R2, ये बात आई। इसको लॉजिकल समझ सकते हो। लॉजिकली कैसे समझें कि सर V इज इक्वल टू IR था और पैरेलल के अंदर V तो कांस्टेंट है। अगर पैरेलल में V कांस्टेंट है तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहेगा, करंट की वैल्यू उस रेजिस्टेंस में से उतनी ही ज़्यादा रहेगी। यानी कि यहाँ से आप ये बात भी बोल सकते हो कि सर जो करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, माने कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, वो इन्वर्स रेशियो में करेगा बेटा, जो करंट जो क्रॉस करेगा एक दूसरे को। माने कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में करंट का रेशियो क्या रहेगा तो R2 बाई R1। अगर इस वाले में करंट आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस दिस डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़, इसमें निकालना है तो दिस डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ इनटू टोटल करंट। हाँ, टोटल करंट से तो आप डिवाइड करेंगे ही, ये नोट कर लो बेटा, दिस इज योर करंट डिवाइडिंग रूल, ये आपका करंट डिवाइडिंग रूल हो गया। चलो इसमें बेटा जब क्वेश्चंस आएंगे तब करेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से करनी है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन जो पढ़ा है इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर जब आपसे किसी भी सवाल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, एक बात ये कि सर ये कैसे पता लगेगा, अगर भाई बहुत बार तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देंगे कि इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इसका मतलब बेटा जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है ना, सारा का सारा खेल उन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, सारे पार्ट पूछ लेता हूँ, आपको अंतर भी समझ में आए। सर RAB कितना होगा, RBC कितना होगा और RAC कितना होगा, आप ये चीज़ें बताओ मुझे। तो भाई जब आप A और B के बीच में बेटा अंतर समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा, कि आपसे A और B के बीच में पूछा है तो मैं हमेशा एक डिज़ाइन ज़रूर बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे। उससे आपको यह पता रहेगा कि मुझे इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरे सर्किट को देखना है, मतलब एनालिसिस जो होगा वो इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप A और B के बीच में देखते हो तो ज़रा यहाँ से देखो बेटा, ये और ये अगर आप देखो तो बेटा एंड टू एंड कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम, है ना। जहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस खत्म हुआ वहीं पे 2 ओम शुरू हो गया। इसका मतलब भाई ये 1 ओम और ये 2 ओम आपस में कहाँ है, वो सीरीज में है। तो एक और थोड़ा सा सर्किट को रिड्यूस करूँगा बेटा, ये 3 ओम, ये मेरा A पॉइंट और ये मेरा B पॉइंट, 1 + 2 है ना, सीरीज में तो जोड़ देंगे सिंपल, तो वो आ गया बेटा 3 ओम। अब आप देखो कि ये वाले 3 ओम का इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल B है, जबकि इस वाले का भी इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल B है। इसका मतलब बेटा कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अब आपका कैसा हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो बेटा आपको फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला बताया था R/N। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हों तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 2, तो 3/2 ओम। ये देखिएगा
तो यानी कि ए और बी के बीच में आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 3/2 ओम आएगा। अगला पार्ट करते हैं भाई बी और सी के बीच में, है ना, आर बी सी। तो भाई बी और सी के रिस्पेक्ट में अगर आपको देखना है तो फिर आप सर्किट को ऐसे देखोगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखना है। अब आप अंतर समझिएगा, जब आप B और C के रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा, B और C के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 ओम और ये 4 ओम, सॉरी ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, ये दोनों तो सीरीज में होंगे। तो ये बेटा 2 ओम, ये A और ये B और ये 4 ओम। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है बेटा, बी और सी था ना, सॉरी। तो बी और सी में बेटा क्या होगा, 4 ओम और 2 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब होंगे तो क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट 4 × 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 4 + 2, तो भी आ गया 8 / 6। आप देखो बेटा, अगर आपने वो पॉइंट बदल दिए तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। यानी कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, दैट 2 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। और भाई अब इसमें एक पार्ट और कर लो, दैट इज आर ए सी। ए और सी के बीच में जब आप करोगे तो यानी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में बताना है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो बेटा अब मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सर ये 2 ओम और 3 ओम दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का तो सम 5 हो गया ना। 5 और 1 आपस में अब क्या होंगे, पैरेलल में, तो 5 × 1 और 5 + 1, तो बिल्कुल अंतर आपको दिख रहा है। यानी कि बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सर वो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस निकालना है। तीनों के आपको एक ही क्वेश्चन से 3 पार्ट करके दिखाए, तीनों में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वह अलग अलग आई है। तो आप देखो कि जो सबसे कम वैल्यू आ रही है, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से केस में सबसे कम वैल्यू आएगी। सबसे कम वैल्यू आई थिंक इस वाले में ही आ रही, 5/6 सबसे कम रेजिस्टेंस की वैल्यू, और सबसे ज़्यादा इधर आ रही होगी। नोट करो। और क्वेश्चंस देखो बेटा, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ भी रख लो बेटा, ये 2 ओम रख लो, ये 3 ओम रख लो, ये 1 ओम रख लो, ये 6 ओम रख लो, ये 1 ओम रख लो, ये 4 ओम रख लो, ये ए और बी। आपसे सवाल पूछा गया है कि ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ आप जरा। देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से अगर आप बेटा देखना शुरू करोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न नज़र आएगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन को टैकल करने का जो तरीका है वह क्या तरीका है भाई, कि इसको इधर से देखना शुरू करो भाई, इस तरफ से देखना शुरू करो इसको। जब आप इस तरफ से देखना शुरू करोगे, बैक साइड से इसको देखना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि भाई 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। तो भाई सीरीज में है तो क्या कर दूँ, आप देखो इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। बेटा मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, आप अपने साथ साथ पेन कॉपी रखिए और अपने साथ साथ मतलब मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये 10th में आपने किया भी होगा, इनफैक्ट 10th वाले बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं ना। 6 ओम और 6 ओम।
अब आप देखो यहीं से चलते रहना है ना, कहीं जाना नहीं है, इसी पॉइंट को पकड़ के रखो कि भाई ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं और 2 बराबर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो इसका इफेक्टिव कितना आ जाएगा 6/2, दैट इज 3 ओम। ये इस कॉम्बिनेशन को बेटा, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया मैंने 3 ओम से। तो भाई अब कैसे कर दिया जाए इसको आगे, नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 ओम, जिन 2 के बीच में आपने रिप्लेस किया उसको वहाँ रिप्लेस कर दो 3 ओम, और भाई ये वाला हो गया 4 ओम, ये ए और ये बी। तो अब आप देखो कि 4, 3 और 1 ये तीनों एक ही साथ एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो इफेक्टिव कितना आ गया भाई RAB बेटा, मुझे लगता है ये 1 + 3 + 4 8 ओम, यह 8 ओम आ गया। करो बेटा करो और देख लो। तो आपको बस बेसिक ध्यान रखना है कि एक तो जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो जो पहचान मैंने बताई है सीरीज पैरेलल वाली, वो ये ए, ये बी, 3 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 3 ओम, RAB। बेटा एक बार जल्दी से ट्राई करो स्क्रीन पोज करके। देखो भाई फिर से वही बात है कि यहां से कुछ दिख नहीं रहा है, यहां से कुछ दिख नहीं रहा है, और जहां से कुछ दिखे नहीं वहां से कुछ देखो नहीं, यहां से देखना शुरू करो। फिर अब जब यहां से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि सर ये 3 ओम और 2 ओम, ये 3 ओम और 2 ओम जो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 5 ओम, ये दोनों सीरीज में है। तो अब आप इसको ऐसे बना दो, है ना, आप इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर दो भाई फिर कि सर ये 5 ओम तो ये था, और इसके साथ इस पूरे को 5 ओम से रिप्लेस करो 5 ओम, और भाई एक रेजिस्टेंस सर ये था 3 ओम का, और एक रेजिस्टेंस तो ये था 1 ओम का, ये ए और ये बी। अब आप देखो बेटा ये 5 ओम और ये 5 ओम इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि 2 कॉमन एंड्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो बेटा क्या होगा 5 / 2, ये 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो भाई अब इसको क्या लिख दो, ये 3 ओम, ये 2.5 ओम, और ये 1 ओम, ए और बी। तो भाई ए और बी के बीच में भी तीनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। तो अब RAB की वैल्यू 3 + 2.5 + 1, तो ये आ गया बेटा 6.5 ओम, 6.5 ओम। और देखो बेटा अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप फटाफट से उसको ट्राई कीजिएगा स्क्रीन पोज करके, फिर मैं उनको डिस्कस करूँगा, ठीक है। दस ओम, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम। RAB क्या होगा, करो बेटा ट्राई करो इसको जल्दी से। वन ओम, 3 ओम, 3 ओम, 8 ओम,
करो बेटा जल्दी से एक बार ट्राई करो। देखो बेटा, ए और बी के बीच में अगर मैं बात करूं, ए और बी के बीच में, तो पहले यहां से देखना शुरू करो। 10 और 2 12 सीरीज में है। 12 और 6 आपस में कैसे हैं बेटा? भाई ये वाला 10 और 2 12 इस सीरीज में, और फिर ये 6 के साथ पैरेलल में। तो 12 × 6 और 12 + 6 बेटा 18 हो गया। तो ये तो 4 ओम आ गया। तो यानी कि भाई अब इस सर्किट को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, ये ए और ये बी, ये बेटा 1 ओम, ये 2 ओम, और इस पूरे को हमने रिप्लेस कर दिया 4 ओम के साथ। अब आप फिर से देखो कि 4 ओम और 2 ओम, ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों सीरीज में हैं। तो अब 6 और 1 आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। तो आर ए बी विल बी इक्वल टू 6 × 1 and 6 + 1, 6/7 ओम। अब थोड़ा सा बहुत क्विक करेंगे, जल्दी से एसेस करेंगे बेटा। ऑब्वियस है कि यहीं से देखने में फ़ायदा है। 1 3 और 4 तीनों आपस में क्या है बेटा? ये तीनों आपस में सीरीज में है। तो 4 3 7 और 1 8, 8 और 8 ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो अब जरा एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। ये 1 ओम, ये बेटा ध्यान रखना कि वहाँ से वैल्यूज़ कॉपी करते हुए कोई गलती ना हो जाए। तो बेटा हमने क्या कहा था कि 8 और 8 ये 4 आ गया था, ये 1 ओम, ये 4 ओम और ये 3 ओम, ये आ गया बेटा। अब देखो जरा कि 4 3 7 और 1 8 ये तीनों सीरीज में और 4 के साथ पैरेलल में है। तो यानी कि 8 × 4 और 8 + 4 12। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट आया 8/3, है ना, इस पूरे का इक्विवेलेंट। तो आप लगभग अपने आंसर के आसपास पहुंच गए हैं। ये ए बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, जिनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, और 2 ओम। तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा? 1 + 8/3 + 2। तो बेटा ये हो गया 17/3 ओम, 17/3 ओम। नोट करो बेटा, नोट करो। चलो और देखो बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन और। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये इस टाइप का जो मैं ये कर रहा हूँ, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। नीट में भी आया था कुछ साल पहले। ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसको। ये लो ऐसे कर लो, ये ए, ये बी, 3 ओम 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये लो, ये बेसिकली थोड़ा सा इसको भाई ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते थे 1 2 3 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा सोच के वैल्यूज़ लिखी हैं। देखो भाई फिर से यहीं से देखना शुरू करना पड़ेगा। 3 और 3 ध्यान से देखना बेटा, 3 और 3 6 ये सीरीज में है। 6 और 6 ये किसके साथ है? आप चाहो तो आप देखो, आपको पेन भी टिकाने की जरूरत नहीं, आप ऑरली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 3 और 3 बेटा, ये 3 और 3 ये सीरीज में है, तो इसकी जगह 6 आ गया। 6 और ये वाला 6 आप देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये पैरेलल में हो गया। 6 और 6 पैरेलल में, तो 6 / 2 3। तो बेटा अब 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 है ना, ये सीरीज में, तो 6 आ गया।
6 और 6 पैरेलल में 3 आ गया, 3 और 3 सीरीज में 6 आ गया, और फिर 6 और 6 पैरेलल में 3 आ गया। ये बिना पेन टिकाए आपने क्वेश्चन कर दिया, है ना। किसी भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से समझ लो। देखो बेटा, ये 3 और ये 3 आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल में, तो बेटा कितना हो गया, 6 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो 6/2 दैट इज़ 3। तो अब ये 3 आ गया और ये 3 अभी सीरीज में आ गया। 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 6 पैरेलल में 3 ओम। तो बेटा आर ए बी विल बी इक्वल टू इन दिस केस इज 3 ओम, वही 3 ओम के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपके लिए, कह रहे हैं कि n इक्वल और आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट में आया था, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। Find ratio of maximum resistance to minimum resistance। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ रेशियो निकालिए। ये बेटा मैंने बता दिया था आपको कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो बेटा सीरीज में आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट आएगा वह NR आएगा, और पैरेलल में बेटा क्या आएगा, वो R/N आएगा। ऑब्वियस है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मिनिमम है और ये जो रेजिस्टेंस है ये मैक्सिमम है। तो यानी कि RP/RS इज इक्वल टू अच्छा हमें मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है ना बेटा, तो RS/RP विल बी इक्वल टू N²। ये रिजल्ट आ गया, और यू कैन से RS इज इक्वल टू N²RP। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आया हुआ एग्जाम में बेटा। और देखो एक क्वेश्चन और देखो बेटा, एक अभी एकदम से ध्यान में आ गया कि एक वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। द वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड, and all are connected in parallel। आपको अब क्या बताना है, फाइंड all are connected in parallel across AB, find RAB। तो बेटा अगर आप जरा सोचो कि हमने क्या बात कही थी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तो बेटा अब जो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा उस हर एक बचे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस तो R/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, R/N। चलो आप चाहो तो ये हमने लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए थे इस पर। और अब क्या चीज़ अभी, अब ये बेटा इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, अप टू ऐसे R मतलब R/N ऐसे अप टू n टाइम्स। तो R/N को पैरेलल यानी कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को अगर आप क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या, R/N। तो यहाँ पे R की वैल्यू तो R/N ही है और डिवाइडेड बाई N। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज R/N²। ये भी आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा।
और देखो, नोट कर लो बेटा साथ साथ। एक क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया, है ना, इसको बेंट कर दिया एंड इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। आपको इसके किन्हीं भी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस निकालना था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा कि जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो उसकी लेंथ भी उतनी है और इसकी लेंथ भी इतनी है, तो यानी कि उसकी लेंथ आधी होगी, इसकी भी लेंथ आधी होगी, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 और इसका रेजिस्टेंस भी R/2। तो R/2 और R/2 अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपने बेटा। तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और डिवाइडेड बाय ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं। सो द आंसर इज R/4। सो द आंसर इज R/4। नोट करो बेटा जल्दी से ये। एक और क्वेश्चन देखो पहले, ये A, ये B, R, 2R, 3R एंड सो ऑन, और लास्ट में ये 100R, RAB। RAB की वैल्यू बतानी है। तो भाई ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो RAB विल बी इक्वल टू बेटा क्या लिखा जाएगा, R + 2R + 3R अप टू 100R। तो आप या तो इसको AP की तरह देख लो या बेसिकली आप इसको ऐसे भी देख लो बेटा, R में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + अप टू 100। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, n × n + 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, 1 + 2 + 3 + इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे देखो n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है, 100। तो इसका सम कितना आएगा, 100 × 100 + 1, 101 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 50 × 101। तो RAB जो लिख दूंगा बेटा मैं, RAB डायरेक्टली लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना, 50 × 101R, 50 × 101R। ये A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक और इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन देखो भाई, एक सेकेंड।
ये है बेटा ना, थोड़ा सा वैल्यूज इस तरह से सेट करने के लिए ताकि आपकी कैलकुलेशन ठीक रहे, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो कहाँ से देखना शुरू करें, यहाँ से देखें तो भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो इस बार बेसिकली यहाँ से देखना शुरू करो अंदर से। तो आप देखो आपको ए और बी के बीच में निकालना है, वो तो एक बात है ही। ये 10 ओम और ये 10 ओम बेटा, ये दोनों आपस में क्या हैं, आप देखो कि भाई ये अगर पॉइंट बी है ना बेटा, ध्यान से समझना, ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस भी करूँगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब कोई ड्रॉप नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसका मतलब ये पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट भी बी है और ये सी, तो 10 ओम और ये 10 ओम दोनों सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 10/2 आ गया, विच इज इक्वल टू 5 ओम। अब ये 5 ओम है ना, इसकी जगह 5 ओम आ गया और ये 5 ओम। अब ये दोनों बेटा क्या है, ऑरली कर रहा हूँ फिर से, ये 5 ओम और ये 5 ओम अब सीरीज में आ गए हैं, 5 और 5 10 ओम। अब ये 10 ओम और सिमिलरली वो 10 ओम आपस में क्या हो गए, वो पैरेलल में, तो 5 ओम आ गया। अब वो 5 ओम और ये वाला 5 ओम फिर से सीरीज में, तो 10 ओम, और 10 आपस में पैरेलल, तो ये 5 ओम। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? तो ये इस तरह की विजुअलाइजेशन आपको आनी चाहिए, है ना, कि आप बहुत जल्दी, देखने में बहुत मुश्किल सा नेटवर्क लग रहा है बट एक्चुअल में थोड़ा सा इसको ध्यान से करोगे इट्स बिकम वेरी इजी, बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, दैट इज इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, है ना। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बेटा एक और क्लास भी होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, जब हम केसीएल केवीएल वगैरह पढ़ लेंगे, उसमें जो सिमेट्री टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे रेजिस्टेंस निकालने वाले, उसका डिस्कशन हम करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे ना। तो यानी कि कुछ जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चन हैं वो अभी रह गए होंगे, उनको बड़ा आसान बना देंगे आने वाली क्लासेस में। तो अभी बस जो जिस टाइप की प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने डिस्कस की, आप उसी तरह की क्वेश्चन को ट्राई करना अभी ना। देखो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का क्या मतलब होगा, ये आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा ये देखो, ये ऐसे ये सर्किट अनंत तक जा रहा है, ये कैसे जा रहा है बेटा, ये इनफाइनाइट लेवल तक जा रहा है, बहुत अनंत दूरी तक जा रहा है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को क्या करने का तरीका है, आपको याद हो बेटा, अगर 10th क्लास में आप कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे मैथ्स में, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते थे, याद करो। मैं इस प्रॉब्लम को मैथ से रिलेट कर रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट कर पाओ वहाँ से। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे, आप कहते थे कि भाई लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। आप क्या करते थे कि भाई इस पूरी वैल्यू को आप क्या मान लेते थे बेटा, एक्स मान लेते थे, फिर आप इसको स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करके आप इसको ऐसे लिख देते थे, अप टू दिस। फिर आप ये इधर ले आते थे, x² - 2 इज इक्वल टू, अब जरा सोचो कि इनफाइनाइट अमाउंट में से अगर एक छोटी सी चीज़ निकाल ली, है ना, अब समथिंग लाइक दिस कि एक बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है, उसमें से अगर आपने थोड़ा सा पानी निकाल लिया तो उस इनफाइनाइट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आप ऐसे भी देखो कि भाई अगर मैं आपको ये सब छुपाकर ये पूरा दिखाऊं तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो क्या है, उसकी वैल्यू तो x ही थी, और आप उसको फिर x सब्स्टिट्यूट करके इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते थे। ऐसा ही करते थे सभी लोग, याद है? बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट आज आप फिजिक्स में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो कैसे, यानी कि जो चीज़ आपको इनफाइनाइट जैसी लग रही है उसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं उसकी। इसको तो मैं रब कर रहा हूँ भाई, देखो मैं कहता हूँ कि इतने पार्ट को अगर मैं छोड़ दूँ,
इसके बाद देखो ये ब्रांच फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी एंड सो ऑन। तो मैं कहता हूं कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो हमने एक्स मान लिया। तो भाई अब एक बात बताओ, मैं इतने इतने हिस्से को छुपा लूँ, इतने इतने हिस्से को, तो ये तो आपको फिर से क्या दिखेगा, अनंत सीरीज जिसके रेजिस्टेंस आपने एक्स मानी हुई है। तो यानी कि ये सर्किट आपका कैसे बन जाएगा, ये वाला जो गिवन नेटवर्क है बेटा, ये आर, ये भी आर, और ये पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की हुई है, वह एक्स एज्यूम की हुई है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब चलो बेटा जरा ध्यान से, अब ये आर और ये एक्स ये पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में है। आर ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो बेटा क्या हो गया, आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, और ये इसके साथ सीरीज में है आर। और भाई आर ए बी की वैल्यू एक्स आपने एज्यूम की हुई है, एक्स इज इक्वल टू आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स प्लस आर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स। तो भाई ये हो गया आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2rx प्लस आर स्क्वायर। तो भाई क्वाड्रेटिक आ गई है एक्स के अंदर आपका, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स एंड माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस आर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बेटा सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर। पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बेटा आपको इस तरह का जो भी इनफाइनाइट लेटर वाला क्वेश्चन आएगा उसको क्या करना है, इसी बिल्कुल इसी अप्रोच पे करना है कि इस पहली वाली ब्रांच को छोड़ देंगे और बाकी का जो आगे का जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस कुछ एक्स मान लेंगे और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। एक और इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं बेटा, ये नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, इसी में मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, वो आपको करनी होंगी। ये मैं बना देता हूँ दोबारा से, देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आएंगे बेटा उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में आप वो करेंगे। एक रेजिस्टेंस इस बार यहाँ भी लगा देते हैं। ये बेटा R हो गया, इसको मैं 2R रख रहा हूँ, ये R, ये 2R, ये R, ये R, ये 2R, ये R, ये R, ये R, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको बेटा ये A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है बेटा, तो ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये होमवर्क दिए है, अगली क्लास में भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।